फॉर्मूलेटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे सीवेज, इट्स टाइप, सीवर एंड इट्स टाइप। आज हम लोग अपना दूसरा पॉइंट शुरू करते हैं। जैसे हम लोग पढ़े थे ना मॉड्यूल 1 में टॉपिक 1, टॉपिक 2, तो आज हम लोग अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। आवर सेकेंड टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर। ये टर्म सुना लग रहा होगा। हम लोग क्वालिटी ऑफ रॉ वाटर भी पढ़े थे, याद है ना? रॉ वाटर में पढ़े थे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। यहाँ भी कुछ इसी तरह का है। जब क्वालिटी ऑफ वाटर का बात करेंगे तो यहाँ भी फिजिकल पढ़ेंगे, केमिकल पढ़ेंगे और बायोलॉजिकल एज सच तो यहाँ कुछ है नहीं। तो जब हम आपको बताए थे क्वालिटी, तो वहां हम आपको बताए थे कि क्वालिटी क्या होता है। किसी भी चीज के क्वालिटी को हमको मेजर करना है, पता करना है कि अच्छा है, बुरा है, भला है। तो बुरा या भला, अच्छा या बुरा जानने के लिए हमारे पास कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं। उनके बेसिस पे हम जज करते हैं कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है। जैसे किसी आदमी को जज करना है तो आदमी को आप कैसे जज करते हैं? कुछ सेट ऑफ पैरामीटर है कि कितना ईमानदार है, झूठ बोलता है, सच बोलता है, वादा का पक्का है, सच्चा है, टाइम का पक्का है, नहीं है, नहीं है ना, आपके पास पंक्चुअल है, नहीं है, डिसिप्लिन्ड है, नहीं है, ऑनेस्ट है, नहीं है, पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी है, नहीं है। तो ये सब कुछ क्वालिटीज है, कुछ पैरामीटर्स है जिसके बेसिस पे किसी भी चीज का क्वालिटी आप जज करते हैं, ठीक है ना? जैसे फल मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कच्चा है, पक्का है, ताजा है, ठीक है ना? तो किसी भी चीज के क्वालिटी को जज करने के लिए आपके पास कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, उसके बेसिस पे आप उसको जज करते हैं, ठीक है? तो हमारे पास भी यहाँ पे कुछ सेट ऑफ पैरामीटर्स है जिनके बेसिस पे हम लोग जज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डिफाइन करने का बात आ जाए कि डिफाइन कीजिए कि क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर क्या है, तो आप कह सकते हैं क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज फाउंड विथ रिस्पेक्ट टू सम सर्टेन पैरामीटर्स। क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, क्वालिटी ऑफ, एक मिनट, क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, quality of wastewater is found with the help of certain indicators known as, with the help of certain indicators known as parameters। क्या लिखे हैं? क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स टर्म्ड एज या नोन एज वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, टर्म्ड एज इंडिकेटर्स नोन एज पैरामीटर्स, या इसको आप लिख सकते हैं टर्म्ड एज वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, टर्म्ड एज वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, ठीक है? अब ये कौन कौन से हो सकते हैं? दे आर क्लासिफाइड एज वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आर क्लासिफाइड एज, पहला इसमें क्या होगा सर? इसमें पहला होगा फिजिकल, फर्स्ट वन इज फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ठीक है? और इसमें क्या क्या हम पढ़ सकते हैं? इसमें पहला मेरा, हम लोग क्या पढ़े थे? डिजॉल्व्ड सॉलिड। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? सस्पेंडेड सॉलिड। तीसरा क्या था? टर्बिडिटी। चौथा टेम्परेचर। और इन सब चीजों के बारे में हम लोग रॉ वाटर जब पढ़े थे तो पूरे डिटेल में पढ़ चुके थे। तो ये सारी चीजें को
ये जो सारी चीजें बोर्ड पे लिखी हुई हैं, डिजॉल्व वाटर, सस्पेंडेड सॉलिड, टर्बिडिटी, टेम्परेचर, ये क्या होती हैं ये आपको एक्सप्लेन करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इस चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। कहाँ? रॉ वाटर में। और सेम चीज यहाँ भी अप्लीकेबल है, जो रॉ वाटर में थी वही यहाँ वेस्ट वाटर में भी है। तो ये क्या है? सेम एज रॉ वाटर। तो यहां आपको टेंशन लेने का इसमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा पैरामीटर है, सेकेंड वन इज केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। केमिकल बेस्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो केमिकल बेस्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर में मेरे पास कौन कौन सी चीजें हैं? फर्स्ट वन इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, dissolved oxygen. Second one is theoretical oxygen demand. Theoretical oxygen demand. Next one is chemical oxygen demand. Chemical oxygen demand. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक, इसको हम लोग, तो ये सब चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। तो काम करते हैं हम लोग एक एक करके, लिखने का भी जरूरत नहीं है इसको, बस आपको हम बता दिए हैं, हम जैसे बोलेंगे वैसे आप लिखते चलिएगा। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं। ये लिखना है तो लिख लीजिए, और ये फिजिकल और केमिकल, तो सिर्फ लिखिए आप लोग क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, हेडिंग डालिए, लिखिए क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर इज फाउंड विथ रेस्पेक्ट टू, या इज फाउंड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इंडिकेटर्स नोन एज वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, एंड दे आर क्लासिफाइड एज फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर एंड केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर। फिजिकल में ये सब लिख लीजिए अगर लिखना है तो, केमिकल में एक एक करके लिखेंगे और इनको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब पढ़े नहीं है, बाकी वो सब तो पढ़ चुके हैं। चलिए तो पहला टॉपिक जो था मेरा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। अच्छा हाँ, एक बात और, एक करेक्शन और, जैसे हम पढ़ाए थे आपको फिजिकल, क्या लिखाए थे? फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, फिजिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर लिखे थे, और केमिकल बेस्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर लिखे थे, और फिजिकल साइड हमने लिख दिया था डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो जैसे कि रॉ वाटर में हमने पढ़ाया था कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल पैरामीटर, इट्स अ केमिकल पैरामीटर। तो उसी डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उधर आप लोग उसको मिटा लीजिएगा, डिजॉल्व ऑक्सीजन इज अ केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। हाँ, वहां सस्पेंडेड सॉलिड्स हो सकते हैं लेकिन डिजॉल्व्ड सॉलिड नहीं होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड होंगे फिजिकल में, कलर हो सकते हैं, टेम्परेचर हो सकता है, टर्बिडिटी हो सकता है, लेकिन वहां हमने लिख दिया था डिजॉल्व्ड सॉलिड। डिजॉल्व्ड सॉलिड इज ए केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, तो उसको वहां से करेक्ट कर लीजिएगा, वो लिखा गया था। ठीक है, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला जो केमिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, केमिकल बेस्ड वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, वो है मेरा डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होता है? मैक्सिमम ऑक्सीजन दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट एनी गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन। जैसे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, टेम्परेचर क्यों यहां आया, टेम्परेचर क्यों लिखना पड़ा, ये बात आपको हम बताते हैं, लेकिन किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन किसी भी वाटर में डिजॉल्व हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। जैसे सैचुरेटेड टर्म है तो आप समझे होंगे कि जैसे हम लोग किसी भी चीज का सॉल्यूशन बनाते हैं, जैसे पानी में हम लोग चीनी ही घुलाते हैं, क्या करते हैं? चीनी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे पानी है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं? चीनी डालते हैं, हिलाते जाते हैं, घुलते जाता है। एक समय ऐसा आता है कि अब इसमें चीनी घुलना बंद हो जाएगा, चीनी घुलेगा ही नहीं, आप कितना भी हिलाइए। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि क्या हो चुका है? मेरा सैचुरेट हो चुका है, सॉल्यूशन जो है मेरा सैचुरेट हो रहा है, फर्दर इसमें चीनी नहीं घुल पाएगा, चीनी सॉल्युबल नहीं है, शुगर सॉल्युबल नहीं है। तो सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो आप किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी सॉल्यूट के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर आप डिजॉल्व करा सकते हैं। तो अगर यहां पे आप देखें तो सॉल्वेंट मेरा क्या है? ऑक्सीजन, और सॉल्यूट क्या है मेरा? गैसेस।
तो गैसेस के लिए अलग रूल होता है, सॉलिड्स के लिए अलग रूल होता है। गैसेस क्या होते हैं, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है गैसेस का सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्वेंट के अंदर घटते जाता है। जैसे अगर मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें किसी गैस का सॉल्युबिलिटी वाटर में, तो वो ज्यादा होगा बशर्ते रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हेनरी साहब का लॉ है, दिस इज द लॉ, हेनरी लॉ। तो किसी भी पार्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर जो मैक्सिमम ऑक्सीजन किसी भी सॉल्वेंट में, यहां मेरा वाटर है सॉल्वेंट, तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व हो सकता है उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड ऑक्सीजन। मैक्सिमम ऑक्सीजन दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट एनी गिवन टेम्परेचर इज टर्म्ड एज सैचुरेटेड ऑक्सीजन, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, DO स्टैंड्स फॉर डिजॉल्व ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और सैट इज स्टैंड्स फॉर सैचुरेटेड। तो ये पूरा शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन। एज पर हेनरीज लॉ solubility of gases inversely depends upon the temperature. Solubility of gases inversely depends upon the temperature. That is, इसका मतलब क्या हुआ कि डिजॉल्व सैचुरेटेड ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता होता है कि एक क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो दूसरा घटेगा। जैसे यहाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन, जो सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो डिजॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेटेड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इस बात को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एक टेबल भी है। टेबल क्या कहता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन और टेम्परेचर के बीच में ये रिलेशन दिखा रहा है। टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो देखिए इसमें मिलीग्राम पर लीटर में कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है, 14.6। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हम जा रहे हैं, देखिए डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो यही बात को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली हमको जानना क्या है, समझे क्या यहां से कि सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, किसी भी टेम्परेचर के ऊपर वाटर में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड ऑक्सीजन। और ये टेम्परेचर के साथ घटते जाता है। कम टेम्परेचर है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होगा। अब बात यह उठता है कि किसी भी वाटर बॉडीज में बहुत सारे क्या होते हैं, एक्वेटिक लाइफ होते हैं, और एक्वेटिक लाइफ, हर लाइफ जो भी है उसको रेस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है। फिश है, उसको भी रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन का जरूरत है। भले वो ऑक्सीजन कहां से लेता है, वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उनसे लेता है, वो अपने गिल के जरिए, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो मिनिमम एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है जो चाहिए ही चाहिए होगा ताकि फिश सर्वाइव कर सके। अगर उसको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चोकिंग हो जाएगा। तो यही नोट पॉइंट करके हमने लिखा है कि मिनिमम ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ फिश इज 4 मिलीग्राम पर लीटर। ये ऑब्जेक्टिव के सवाल है, आपको बहुत जगह दिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन सीवेज इज 95% दैट ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। जो सीवेज होता है उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं वो 95% होते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन के। जैसे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर डिस्टिल्ड वाटर में 100 मिलीग्राम पर लीटर किसी टेम्परेचर पे ऑक्सीजन डिजॉल्व हो सकता है, तो वो सेम सीवेज में 95 मिलीग्राम पर लीटर ही होगा। यही इसका बात है, यही ये कहना चाह रहा है। दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन वाटर। तो बेसिकली अगर ये देखिए यहां से, ये अगर 100 मिलीग्राम पर लीटर अगर डिस्टिल्ड वाटर में डिजॉल्व हो रहा था, सीवेज में 95 ग्राम हो रहा है, तो आप रीजन के लिए डिमांड कर सकते हैं, सर ऐसा क्यों हो रहा है। रीजन ये है कि जैसे जैसे किसी भी वाटर में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है, प्योर वाटर, उसमें कोई सॉल्ट नहीं होता है, समझ रहे हैं ना, कोई मिनरल नहीं होता है। डिस्टिल्ड वाटर हम पी नहीं सकते हैं क्योंकि पानी, पीने वाले पानी में क्या चाहिए, सॉल्ट एंड मिनरल्स चाहिए। तो जैसे जैसे पानी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वैसे वैसे डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होगा। वही बोल रहा है, विथ इंक्रीज इन सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेज इन वाटर। जैसे जैसे आप सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे किसी भी वाटर सैंपल में, तो वहां पे डिजॉल्व ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम होगा। इसीलिए एक फन फैक्ट है, यहां पे हम लिख दिए हैं कि जो सी वाटर होता है और जो रिवर वाटर होता है, रिवर वाटर जो होता है फ्रेश वाटर होता है, लेस सॉल्टी वाटर होता है, और सी वाटर तो आप जानते ही सॉल्टी वाटर होता है। इसीलिए जो रिवर वाटर होता है उसमें एज कंपेयर टू सी वाटर 20% ज्यादा ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, या दूसरे तरह से बोलिए तो सी वाटर में 20% ऑक्सीजन कम होता है एज कंपेयर टू रिवर वाटर। क्यों? क्योंकि उसमें सॉल्ट है, और सॉल्ट है तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होगा। अब देखिए यहां लिखे हैं, एनी डिफिशियंसी इन वाटर विथ रेस्पेक्ट टू सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। जैसे हम क्या कल आपको बताए थे,
हम बताए थे कि ऑर्गेनिक मैटर है मेरा, मान लीजिए सीवेज है, उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, और इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब इसको डिकम्पोज करेगा तो डिकम्पोज करने के दौरान रेस्पिरेशन भी होगा उसका, और रेस्पिरेशन के लिए क्या कंज्यूम करेगा, ऑक्सीजन। तो जहां ऑर्गेनिक मैटर होगा वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, और जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा उसको ऑक्सीजन चाहिए होगा, और ऑक्सीजन लेगा कहां, उसी वाटर से, उसी वाटर से ना। अगर वाटर से ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब क्या है, यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका मतलब क्या है कि यहां ऑर्गेनिक मैटर है। समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कहीं भी ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है किसी वाटर में तो हम ये कह सकते हैं कि यहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, जैसे हम मान लीजिए एक नॉर्मल बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर हम 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड का बात कर लेते हैं, हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड का बात करते हैं। हम जानते हैं कि 8.24 मिलीग्राम पर लीटर जो है ये क्या है, सेचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन है इस टेम्परेचर के ऊपर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली पता करने गए तो हमको पता चला कि यहां पे ऑक्सीजन जो है ये 6.2 मिलीग्राम पर लीटर ही है। ये है एक्चुअल, ठीक है। किसी रिवर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8.24 मिलीग्राम पर लीटर। लेकिन जब हम पता किए, उसमें टेस्ट किए, तो हमको पता चला कि ये 6.2 ही है। इसका मतलब है कि डिफिशियंसी है, कमी है। इस टेम्परेचर पे तो सैचुरेटेड इतना होना चाहिए लेकिन है इतना, रिमेनिंग जो इतना है आपका 8.24 माइनस 6.2 ये कंज्यूम हुआ है, क्योंकि सैचुरेटेड तो इतना रहता लेकिन ये अभी बचा कितना है, इतना। इसका मतलब क्या है कि बाकी कुछ कंज्यूम हुआ है। तो कितना कंज्यूम हुआ है तो माइनस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये पता चलेगा 2.04, इतना आपका कंज्यूम हो चुका है। अगर हम आपसे पूछे कि बताइए डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन वाटर में कितना है, तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम जो है ये होना चाहिए कितना, 8.24, लेकिन है कितना, 6.2। तो डिफिशियंसी कितने का है बाबू, 2.04 का। अगर इसमें आप 2.04 ऐड कर दें तो फिर से अपने सैचुरेटेड वैल्यू को क्या कर ले, अटेन कर ले, है ना। तो इस तरह से हम लोग डिजॉल्व ऑक्सीजन डिफिसिट भी कैलकुलेट करते हैं अगर हमारे पास सैचुरेटेड का डाटा हो और एक्चुअल का डाटा हो। और देखते होंगे आप लोग कि रिवर में, नदी में, पोखर में, तालाब में पैडल लगाए हुए रहता है एरेशन का, पानी को ऊपर नीचे करते रहता है, देखते हैं पानी को ऊपर उड़ाते रहता है। या फिशरीज वगैरह देखे होंगे जहां भी मछली पालन वहां जहां किया जाता है, फिश फार्मिंग जहां किया जाता है, वहां पे एरेशन किया जाता है। एरेशन इसी जो यही जो मेरा ऑक्सीजन डेफिसिट है इसको कम करने के लिए किया जाता है। कोई भी लेक है, रिवर है, पॉन्ड है, उसमें बहुत सारे फिश है, तो क्या कर रही है, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रही है। और जब ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है तो जो पानी है उससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि मछलियां सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। इसीलिए उसमें कंटिन्यूअस ऑक्सीजन प्रोवाइड करते रहना मेरे लिए बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वाटर को एयर में उछालते हैं। इससे क्या होता है, एयर से वाटर जो है ऑक्सीजन लेके पानी में जाते रहता है और उसका जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो बढ़ते रहता है। तो देखिए यहां पे एक फार्मूला हम लिखे हैं कि आपको अगर डिजॉल्व ऑक्सीजन का डेफिसिट पता करना है कि कितना डिफिशियंसी है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि डीओ सैचुरेटेड उसका कितना है, और माइनस से आप कर लीजिए डीओ एक्चुअल, जो अभी एट प्रेजेंट कितना है, उसमें कितना हो सकता है और अभी कितना प्रेजेंट है। इस दोनों का डिफरेंस निकालिएगा आप, तो आपको पता चलेगा डेफिसिट कितना है। जितना ज्यादा डेफिसिट होगा उतना एक्सटेंट ऑफ एरेशन आपको करना पड़ेगा। अगर कम डेफिसिट है तो कम एरेशन करना होगा, ज्यादा डेफिसिट है, ज्यादा डिफिशियंसी है तो ज्यादा एरेशन करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। और एक पॉइंट और लिखे हैं कि डीओ डेफिसिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑर्गेनिक मैटर। जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, और जितना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन का डिफिशियंसी होगा। तो इस हिसाब से हम लोग रिलेट करके क्या लिख दिए, डिजॉल्व ऑक्सीजन डेफिसिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर इज रिलेटेड टू, अगर आप चेन देखिए तो आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक मैटर होगा, अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा तो ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा तो डिमांड या फिर कंजम्पशन आप कह लीजिए, कंजम्पशन जो है ऑक्सीजन का वो भी क्या होगा, कंजम्पशन भी क्या होगा, ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। और जब ऑक्सीजन का कंजम्पशन ज्यादा होगा
तो डिफिशियंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। डिफिशियंसी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ा तो ऑक्सीजन का डिमांड या कंजम्पशन बढ़ा, कंजम्पशन बढ़ा तो डिफिशियंसी बढ़ा। तो हम लोग कह सकते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिफिशियंसी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये इतना सारा चीजें हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कहीं कोई कंसेप्ट वाइज आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार हम फिर से आपके लिए पढ़ देते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीजन दैट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर एट एनी गिवन टेम्परेचर, एट एनी गिवन टेम्परेचर। और आपको अब समझ में आ गया होगा कि एट एनी गिवन टेम्परेचर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का जो अमाउंट है जो डिजॉल्व हो सकता है वो टेम्परेचर के साथ वैरी करता है। और कैसे वैरी करता है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिजॉल्व ऑक्सीजन घटेंगे। तो maximum oxygen that can be dissolved in water at any given temperature is termed as saturated dissolved oxygen. As per Henry law, solubility of gases inversely depends upon the temperature. That is, dissolved oxygen saturated dissolved oxygen is inversely proportional to temperature. It means when we increase the temperature, dissolved oxygen, saturated dissolved oxygen will go down, and vice versa. When temperature will go down, saturated dissolved oxygen will go up. And that's the keynote point. That's all about dissolved oxygen. ये इतना जो हम लोग पढ़े ये dissolved oxygen के बारे में है और इतना काफी है। चलिए अब हम लोग अगला जो मेरा वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, केमिकल वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, उसके ऊपर हम लोग चलते हैं। अब थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंसेस देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक मैटर एंड डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास है रॉ वाटर जो हम पढ़ चुके हैं, और हमारे पास है वेस्ट वाटर जिसके बारे में हम पढ़ना शुरू कर चुके हैं। क्या है मेरे पास, रॉ वाटर एंड वेस्ट वाटर, एक के बारे में पढ़ चुके हैं और एक के बारे में पढ़ना जारी है हमारा। देखिए अब बात करते हैं हम ऑर्गेनिक मैटर का। किसका बात करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू, वी आर टॉकिंग अबाउट, ब्लू मार्कर खींचो, विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक मैटर, डिजॉल्व ऑक्सीजन DO, एंड नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन डिफिशियंटी DO डेफिसिट। ठीक, इन चीजों के बारे में हमको पता करना हो गया। दे दो, देखिए रॉ वाटर में ऑर्गेनिक मैटर नेग्लिजिबल होते हैं। रॉ वाटर मतलब क्या, हम किसी रिवर से, किसी लेक से, किसी पॉन्ड से पानी हम क्या कर रहे हैं, या ग्राउंड वाटर सरफेस से हम लोग क्या कर रहे हैं, पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। उस केसेस में क्या होता है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। लेकिन वेस्ट वाटर जो होता है, वेस्ट वाटर तो वेस्ट ही है ना, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे हम बताए थे कि वेस्ट वाटर क्या होता है, जो डेली यूज के बाद वाटर डिस्कार्ड हो जाता है वही वेस्ट वाटर। जैसे बर्तन धो दिए, हम नहा लिए, टॉयलेट फ्लश कर दिए, ठीक है, तो ये सब क्या होता है, उसमें कचरा गंदगी मिक्स हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर मिक्स हो जाता है, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट उसका क्या होगा, ज्यादा। तो ऑर्गेनिक मैटर जो होता है रॉ वाटर में वो नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। जबकि वेस्ट वाटर में ऑर्गेनिक मैटर एक्सेस अमाउंट में होता है। और जहां वेस्ट वाटर जितना होगा उतना ऑक्सीजन का डिमांड, जहां ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उतना ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा होगा। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन यहां पे क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन अपने सैचुरेटेड लेवल पे रहेगा। तो यहां पे क्या दिखता है, ये डिओसैट के बराबर रहेगा अपना डिजॉल्व, क्योंकि डिओसैट से ऑक्सीजन, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऑक्सीजन है एट डिओसैट, अब ये धीरे धीरे नीचे कब आएगा, जब ऑर्गेनिक मैटर इसको मिलेगा तो ये डिओसैट को कंज्यूम करेगा और डीओ एक्चुअल पे पहुंचेगा। लेकिन मान लीजिए ये ऑर्गेनिक मैटर है ही नहीं, तो डिजॉल्व ऑक्सीजन कहां रहेगा, सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन पे। ठीक है, अब जब यहां सैचुरेटेड पे ही है तो डिफिशियंसी कितना होगा, हम लोग पढ़े हैं डीओ डिफिसिट इज इक्वल टू, क्या पढ़े हैं, डीओ डिफिसिट इज इक्वल टू पढ़े हैं डीओ सेट माइनस डीओ एक्चुअल। तो एक्चुअल और सेट दोनों क्या है, बराबर, मतलब डीओ डिफिसिट किसके बराबर, 0 के बराबर। कोई डिफिशियंसी नहीं है, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, नियरली इक्वल टू 0 लिख रहा है। अब
यहां पे एक्सेस है, जब एक्सेस है तो ऑर्गेनिक मैटर का कंजम्पशन क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर है तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन क्या करेगा, ज्यादा करेगा। तो हो सकता है कि सैचुरेटेड जो है, जो ऑक्सीजन जो मेरा इनिशियली सैचुरेटेड लेवल पे था वो कम हो जाए, नीचे आ जाए, समझ रहे हैं ना, जीरो भी हो सकता है। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं कि जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है मेरा, ये कहां आ सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाए। अगर रीएरेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं, एरेशन अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कि जितना सैचुरेटेड डिजॉल्व ऑक्सीजन था सारा का सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैटर क्या करे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको कंज्यूम कर ले, इतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर हो। तो डिफिशियंसी फिर कितना हो जाएगा, अगर सारा का सारा कंज्यूम हो गया तो फिर डिफिशियंसी किसके बराबर हो जाएगा, डीओ सैट के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं, डीओ सैट। अगर डीओ एक्चुअल जीरो हो जाए, अगर डीओ एक्चुअल जीरो हो जाए, एक्चुअल जीरो होने का मतलब क्या है कि जो सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो सारा का सारा ऑक्सीजन अवेलेबल था वाटर में, उसको कंज्यूम कर ले, यानी एक्चुअल क्या हो गया, जीरो। जब एक्चुअल जीरो हो गया तो डिफिशियंसी किसके बराबर हो गया, डीओ सैट के बराबर। तो वही लिख दिया, डिफिशियंसी किसके बराबर हो गया, डीओ सैट के बराबर। तो ये एक बिगर पिक्चर था जिसको हम लोग देख सकते थे विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल दैट। नेक्स्ट वन, अगला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हेडिंग डालिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, और इसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता क्या है। लिखिए इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लिखिए इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ, it is the amount of oxygen required to carry out the decomposition of both biodegradable and non-biodegradable organic matter. It is the amount of oxygen, it is the amount of oxygen required to carry out the, amount of oxygen required to carry out the ऑक्सीडेशन या फिर डिकम्पोजिशन बोल लीजिए, डिकम्पोजिशन ऑफ बोथ। हम जानते हैं कि ऑर्गेनिक मैटर दो तरह के होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर, अगर बात करें हम ऑर्गेनिक मैटर का, तो ऑर्गेनिक मैटर को हम लोग ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड किए थे। एक को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोले थे और एक को नॉन बायोडिग्रेडेबल बोले थे, बीडी बायोडिग्रेडेबल, एनबीडी नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो ऑर्गेनिक मैटर मान लीजिए जो भी है वो दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड होता है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो हमको इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो हमको चाहिए बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों तरह के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द डिकम्पोजिशन ऑफ बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, आपको अभी समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कैसे हमको चाहिए, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, इनका डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज करेगा तो उसको चाहिए क्या होगा, ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, हम उतना कह सकते हैं कि उतना ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा है, उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंज्यूम कर रहा है, उतना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो रहा है। तो सारे चीजों को हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं। हमारा सारा इंडिकेटर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन। ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, हम समझ रहे हैं कि ज्यादा डिकम्पोजिशन हो रहा है, ज्यादा और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज डिटरमाइंड बाई। अब हमको निकालना पड़ेगा कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड किसी भी सीवेज सैंपल का कितना है। मेरे पास कोई सीवेज सैंपल है, उसका अगर हमको सीओडी पता करना है तो उसको कैसे हम निकालेंगे। लिखिए, इट इज डिटरमाइंड बाय एडिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट
It is determined by adding potassium dichromate. Potassium dichromate is K2Cr2O7. It is determined by adding potassium dichromate and sulfuric acid. Potassium dichromate and sulfuric acid, and noting down the amount of oxygen, and noting down the amount of oxygen consumed for decomposition of organic matter, consumed for the decomposition of organic matter, consumed for the decomposition of organic matter. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फेरोइन, FERRON, फेरोइन, फेरोइन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर, फेरोइन इज यूज्ड एज अ इंडिकेटर। ठीक है, तो कैसे हम लोग पता करते हैं? देखिए हम आपको पूरा डिटेल प्रोसेस दिखा रहे हैं, देखिए ध्यान से बोर्ड के ऊपर। हमारे पास क्या है? वाटर सैंपल है, हमारे पास क्या है? वाटर सैंपल है। भाई यार ढंग का मार्कर लाओ। हमारे पास वाटर सैंपल है, ठीक है। अब इस सैंपल में हम क्या किए? इसमें हम ऐड किए K2Cr2O7 और रिएक्शन को जो है हमको प्रोसीड कराना है एसिडिक मीडियम में। इसके लिए हम क्या ऐड किए? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और इस रिएक्शन को हम होने के लिए छोड़ दिए, प्रोसीड होने के लिए छोड़ दिए कितने देर? 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये रिएक्शन हुआ और ये जो मेरा वाटर सैंपल है, वेस्ट वाटर सैंपल है, ये कुछ K2Cr2O7 को कंज्यूम किया, ठीक है ना। K2Cr2O7 क्या होगा? देखिए K2Cr2O7 को कैसे कंज्यूम किया। ये क्या है? ये है पोटेशियम डाइक्रोम। जब एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो ये ऑक्सीजन लिबरेट करता है, ब्रेक करता है, ऑक्सीजन लिबरेट करता है, और ये ऑक्सीजन कौन कंज्यूम करेगा? ये जो आपका वेस्ट वाटर सैंपल है, ठीक है ना। तो कितना ज्यादा रिएक्ट किया और कितना ज्यादा कंज्यूम किया, कुछ तो बचेगा ना। फाइनली क्या बचेगा? कुछ बचेगा K2Cr2O7, K2Cr2O7। जैसे अगर आपको समझना है तो मान लीजिए इनिशियली आप क्या डाले थे यहां, जैसे यहां इनिशियली 1 ग्राम या कुछ 1 ग्राम इक्विवेलेंट यहां डाले और यहां आपको बच गया B ग्राम इक्विवेलेंट, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब इस B ग्राम इक्विवेलेंट को आप यहां से उठाए, ये जो बचा हुआ था, और आप लेके यहां आए और फिर से नया रिएक्शन आप प्रोसीड करवा रहे हैं। ये जो बचा हुआ आपका K2Cr2, इसमें अब क्या डाले? इंडिकेटर। कौन सा इंडिकेटर? वो जो आपका फेरोइन इंडिकेटर है, यहां डाले आप फेरोइन इंडिकेटर। अब जब इंडिकेटर डालते हैं, इंडिकेटर का काम क्या होता है? कलर चेंज करता है। क्या करता है? कलर चेंज करता है। तो इस सैंपल का कलर जो हो जाएगा ब्लू ग्रीन। कैसा कलर हो जाएगा? ब्लू ग्रीन, ब्लू ग्रीन सैंपल। अब इस सैंपल का हम करेंगे टाइट्रेशन। अब टाइट्रेशन कैसे करते हैं, क्या होता है, ये डिटेल में हम आपको पढ़ाए हैं पूरा, जब रॉ वाटर पढ़ाए थे। तो अब इसका करेंगे हम टाइट्रेशन, और टाइट्रेशन के हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, ठीक है। टाइट्रेशन के हेल्प से फिर क्या कर लेंगे? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम निकाल लेंगे। तो ये सब प्रोसेस है, ठीक है, ये सब प्रोसेस है। और ये एसिड यहां क्यों डाले हैं? एसिड क्यों डाले हैं? ये रिएक्शन जो है मेरा एसिडिक मीडियम में प्रोसीड करेगा, और जो मेरा फ्रेश सीवेज होता है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। फ्रेश सीवेज इज ऑफ अल्कलाइन नेचर। फ्रेश सीवेज जो होता है मेरा अल्कलाइन नेचर का होता है, लेकिन रिएक्शन मेरा एसिडिक मीडियम में प्रोसीड कर रहा है। इसके लिए हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाला ताकि मेरा मीडियम कैसा हो जाए? एसिडिक। 2-3 घंटे के बाद देख लिए कि कुछ K2Cr2 कंज्यूम हुआ और कुछ बच गया। कितना बचा? जो बचा उसका फिर से हम क्या किए? इसमें इंडिकेटर डाले, इंडिकेटर डाल के टाइट्रेट किए, और टाइट्रेट करके हम पता कर लिए कि कितना चाहिए होगा हमको। तो टाइट्रेशन हम कर रहे थे इसका,
इसमें फ्रेरोइन इंडिकेटर डाले, ब्लू ग्रीन कलर ऑब्टेन हुआ। अब इसका टाइट्रेशन हम लोग करते हैं विथ फ्रेरोइन अमोनिया सल्फेट, FAS, जिसको फेरोइन अमोनिया सल्फेट FAS शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। इसके साथ इसका टाइट्रेशन करते हैं। और कब करते हैं? ये ब्लू ग्रीन सॉल्यूशन जो ऑब्टेन हुआ है इसमें क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप, हमारे पास पीपेट ब्यूरेट होता है जिसमें वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं हम कि कितना डाल रहे हैं, इसमें डालते जाते हैं। और कब तक डालते हैं? जब तक इसका कलर रेड ब्राउन ना हो जाए। क्या हो जाए? रेड ब्राउन ना हो जाए। अब ये कलर रेड ब्राउन हो गया, और रेड ब्राउन होने के लिए कितना ml ऑफ फेरोइन अमोनिया सल्फेट यूज हुआ है हमको पता है। अब मान लेते हैं कि लेट, यहां पे हम बोल देते हैं लेट V ml ऑफ FAS फेरोइन अमोनिया सल्फेट इज यूज्ड टू टर्न द सैंपल रेड ब्राउन। ठीक है। अब इससे क्या होगा? अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, ज्यादा केमिस्ट्री के डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं। अगर आप लोगों को डिटेल देखना है तो रॉ वाटर वाला वीडियो देखिए कि कैसे ग्राम इक्विवेलेंट का कन्वर्जन करते थे। अब जितना वॉल्यूम ऑफ ये फेरोइन अमोनिया सल्फेट यूज हुआ है उतना ग्राम इक्विवेलेंट डायरेक्ट हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ फेरोइन अमोनिया सल्फेट यूज्ड इन टाइट्रेशन इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 लेफ्ट आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ FAS used in titration इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 ये वाला जितना MLO यूज हुआ है उतना ये वाला लेफ्ट ही है ना, B ग्राम ये लेफ्ट हुआ था ना। K2Cr2O7 लेफ्ट आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 यूज्ड आफ्टर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये कितना हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2O7 used for decomposition कितना भाई यूज हुआ है बताइए? इतना आप इनिशियली डाले थे, इतना आपका बच गया है, तो यूज कितना हुआ? मान लीजिए 100 ग्राम इक्विवेलेंट आप डाले थे, आपका यूज हो गया 40 कुछ, मान लीजिए बच कितना गया आपका 40, तो यूज कितना हो गया? 100 माइनस 40, 40। यही है ना यूज्ड। इतना आप डाले, इतना आपका बच गया, तो यूज कितना हुआ? इतना माइनस इतना, 100 माइनस 40 यानी A माइनस B। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ K2Cr2 यूज्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसका? ये कितना हो जाएगा? A माइनस B। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और ये A माइनस B किसके बराबर हो जाएगा भाई? जितना ग्राम इक्विवेलेंट K2Cr2O7 का यूज हुआ है उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक मैटर को किसके रेस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं? ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में। और ऑक्सीजन आ कहां से रहा है? K2Cr2O7 से। हम ये मानते हैं कि जितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ है उतना ही ऑर्गेनिक मैटर है। मानते हैं ना? ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑक्सीजन कंज्यूम कितना हुआ है? जितना इनिशियली डाले और बच गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया। 100 इनिशियली मान लीजिए डाले और 60 बच गया, तो कंज्यूम कितना हुआ? 40। तो जितना कंज्यूम हुआ उतना ही प्रोपोर्शन में क्या रहा होगा? ऑर्गेनिक मैटर। तो हम बोल सकते हैं कि A माइनस B क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। क्या बोल सकते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। और दूसरा क्या बोल सकते हैं? जितना ऑर्गेनिक मैटर उतना ऑक्सीजन, या फिर बोल सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन। ये बार बार आपको हम क्रोनोलॉजी समझा रहे हैं कि जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उतना ऑक्सीजन, जितना ऑक्सीजन उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड
for the decomposition of organic matter, decomposition of organic matter। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए दोस्त, अगर हमको निकालना है ऑक्सीजन, ग्राम इक्विवेलेंट तो हमको पता चल गया, अब हमको ऑक्सीजन निकालना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इक्विवेलेंट वेट से। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन हमको पता है, उसको इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेट ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा हमको, है या ना? क्या आ जाएगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम फर्दर लिखने का कोशिश करें, इसको हम मिटा लें, इसको फटाफट आप लिखिए, इसके बाद मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। चलिए मिटाते हैं, पॉज करके वीडियो आप लिख लीजिए। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन, ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या हो जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये आ जाएगा वेट ऑफ ऑक्सीजन। और ये आपको पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड ये कितना है? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना है? A माइनस बी। और यहां से जो आप इक्वेशन यूज किए हैं, आप ये जो प्रोसेस है आपको यहां से मिल क्या रहा है? A माइनस बी। तो बस A माइनस बी आ गया, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन हमको पता ही होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना चाहिए होगा पता निकल के चला आएगा। तो ये फॉर्मूला बताने के लिए आपको ये सारी चीजें बताई गई। ठीक है, अब कुछ कुछ नोट पॉइंट है, लिखते चलिए आप लोग फटाफट। इसको नोट कर लिए हैं? लिखिए, इसको लिख लीजिए फटाफट, आप लिखिए। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो पॉज करके लिखिए, फिर आगे लिखिए। लिखिए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी बताया ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा? ऑक्सीजन रिलीज करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। K2Cr2O7 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट that along with decomposition of organic matter, also carries out the decomposition of certain inorganic matter। मतलब जो मेरा, हम लोग सारा बात किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? ऑर्गेनिक मैटर के रेस्पेक्ट में भी। और कल ये भी बताया था कि जो हमारा सीवेज होता है उसमें 55% क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं। और इनऑर्गेनिक मैटर उतने हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, तो उससे ज्यादा फर्क हमको पड़ता नहीं है। ठीक है ना, जैसे, लेकिन ऑर्गेनिक मैटर से हमको बहुत फर्क पड़ता है। तो सारा कंसर्न मेरा कितना है? क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। लेकिन जो हम रिएजेंट यूज किए हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन तो करता ही है, साथ साथ कुछ क्या कर देता है? इनऑर्गेनिक मैटर का भी डिकम्पोजिशन कर देता है। जब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मैटर का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो जो कंजम्पशन होगा K2Cr2O7 का ज्यादा आ जाएगा। इसलिए जो मेरा एक्चुअल जो डिमांड है, एक्चुअल ऑक्सीजन का जो डिमांड है ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोज करने के लिए, उससे ज्यादा डिमांड यहां निकल के आएगा, क्योंकि कुछ डिमांड जो है किसके लिए भी काउंट हो चुका है? इनऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन का भी काउंट हो चुका है। वही बात हम बता रहे हैं। K2Cr2O7 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट along with the decomposition of organic matter. It also carries the decomposition of certain inorganic matter, resulting in higher oxygen demand, resulting in higher oxygen demand than actual termed as इसका एक नाम देते हैं हम लोग, termed as डाइक्रोमेट डिमांड। तो डाइक्रोमेट अगर डिमांड हम लिखना शुरू करें, डाइक्रोमेट
डाइक्रोमेट डिमांड, DOD डाइक्रोमेट डिमांड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर COD। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन किसके लिए, इनऑर्गेनिक, और दोनों का मिला के क्या बोल दिए, क्रोमेट डिमांड बोल दिए, ना कि COD। ठीक है, एक नोट पॉइंट और लिख लीजिए, एक नेट पॉइंट और लिख लीजिए, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट डिकम्पोजेज इनऑर्गेनिक मैटर along with organic matter, but it is not able to decompose organic matter completely. Potassium dichromate K2Cr2O7 decomposes organic matter along with organic matter, decomposes inorganic matter along with organic matter, but not able to decompose ऑर्गेनिक मैटर कंप्लीटली। ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देता है, इसीलिए थोड़ा जो इनऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज किया है उसको मिला के कंपनसेट करके बोलते हैं चलो ठीक है, बात बराबर है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको मिटाते हैं हम लोग। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट वन इज, मेरे ख्याल से तीसरा होगा ना, ये पहला डिजॉल्व ऑक्सीजन पढ़े, दूसरा हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पढ़े, और तीसरा पढ़ना थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हम लोग जनरली THOD से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जैसे क्या है कि ऑक्सीजन डिमांड अभी हमको पता करना था तो क्या किए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड पता करना था तो क्या किए, हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट को लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाले और सैंपल के साथ मिक्स किए, फिर देखे कितना बचा, उसको फ्लोरीन के साथ उसमें इंडिकेटर डाले, कलर टर्न हुआ, फिर उसको टाइट्रेट किए FAS के साथ, फिर टाइट्रेट करने के बाद ग्राम इक्विवेलेंट निकाले तो फिर ऑक्सीजन पता चला। मतलब प्रैक्टिकली करके ये निकाले। ये सब क्या है, ये जो हम लोग केमिकल जो ऑक्सीजन डिमांड निकाले वो कैसे निकाले, विद द हेल्प ऑफ टाइट्रेशन। ये प्रोसेस कैसा है, प्रैक्टिकल करके हम निकाल रहे हैं। एक प्रोसेस होता है थ्योरेटिकल, जिसमें लैब में हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशंस, कागज पेन पे बैठे बैठे हम कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना ऑक्सीजन लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो उस तरह जो ऑक्सीजन डिमांड कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। और क्लियर समझ में आएगा, पहले डिफिनेशन लिखिए फिर हम आपको बताते हैं। लिखिए, इफ द टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, इफ द टाइप एंड कंसंट्रेशन of organic matter present in the system, if the type and concentration of organic matter present in the system is known, then the amount of oxygen required for its decomposition, can be computed theoretically, and it is termed as theoretical oxygen demand, THOD। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जनरली COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या था, प्रैक्टिकल वैल्यू था। जनरली COD कम्स आउट लेस देन THOD, जनरली COD कम्स आउट लेस देन THOD as complete decomposition of organic matter, does not take place, while performing COD test, practically, but COD may be taken equal to
but COD may be taken equal to THOD for calculation purposes. फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस मतलब हम क्या बोले कि जनरली जो मेरा THOD होता है थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ज्यादा होता है COD यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड से। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हम प्रैक्टिकली कैलकुलेट किए हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यहां पे पूरे ऑर्गेनिक मैटर का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया है, कुछ ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होना रह गया है। तो जितना ऑर्गेनिक मैटर का ऑक्सीडेशन होना रह गया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑक्सीजन का कंजम्पशन होता है वो तो नहीं हो पाया है या ना। और लेकिन जब थियोरेटिकली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें पूरे तरह से ऑक्सीजन जो भी पूरे तरह से ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, तो यहां पे ऑर्गेनिक मैटर का यहां पे जो ऑक्सीजन डिमांड आएगा ज्यादा आएगा और यहां पे कम आएगा। ये एक्चुअल सिनारियो है। लेकिन कैलकुलेशन के केस में कैलकुलेशन मेरा इजी हो जाए, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन हम लोग जनरली क्या करते हैं, दोनों को बराबर कर देते हैं, इज इक्वल टू CO। ठीक है। अब देखिए आपको थोड़ा हम प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने का कोशिश करते हैं कि ये THOD होता क्या है। मे भी अभी तक आपको बातें समझ में आई हो या नहीं आई हो, लेकिन अब 100% आएगी। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक मेरा वेस्ट वाटर सैंपल है, मेरे पास क्या है, वेस्ट वाटर सैंपल है। तो पहला लाइन जो हम आपको लिखाए हैं, इफ टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन इन अ वेस्ट वाटर। ये जो वेस्ट वाटर सैंपल है, इसमें जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर का हमको क्या पता होना चाहिए, टाइप। ठीक है। और इसका क्या पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन। इफ टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन इन द सिस्टम देन ऑक्सीजन डिमांड कैन बी कंप्यूटेड थ्योरेटिकली। तो पहला क्या पता होना चाहिए, टाइप एंड कंसंट्रेशन। हम मान लेते हैं कि जो मेरा वेस्ट वाटर है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है मेरा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। मान लिए कि इसमें मेरा क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है, अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं कि 300 मिलीग्राम पर लीटर ग्लूकोज है। 1 लीटर सैंपल लिए और उसमें देखे कि 300 मिलीग्राम मेरा क्या मिला, ग्लूकोज मिला। तो टाइप भी पता चल गया और कंसंट्रेशन भी पता चल गया। जब हमको टाइप और कंसंट्रेशन पता हो जाता है तो इस टाइप और कंसंट्रेशन के हेल्प से हम क्या पता कर लेते हैं, ऑक्सीजन डिमांड की, कितना ऑक्सीजन हमको चाहिए होगा। कैसे, देखिए ध्यान से। जैसे मेरे पास क्या है, C6H12O6, ये मेरा वेस्ट वाटर सैंपल था, सीवेज था, जिसमें क्या है, जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर है वो क्या है, ग्लूकोज है। अब इसका होना है ऑक्सीडेशन। क्या होना है, ऑक्सीडेशन। जब इसका ऑक्सीडेशन हम कराएंगे तो ये किस में ब्रेक होगा, हम जानते हैं ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर में एंड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर में। अब देखिए ये इक्वेशन बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। इसको क्या करते हैं, ये 6 6 6, अब देखिए मेरे ख्याल से बैलेंस है, अब बैलेंस है। तो यहां से क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि 1 मोल ग्लूकोज के लिए 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए। बोलिए, 1 मोल ग्लूकोज के लिए 6 मोल ऑक्सीजन चाहिए, बाकी इधर हमको मतलब है नहीं। 1 मोल ग्लूकोज का वेट कितना होगा बाबू, अगर आप कैलकुलेट करना चाहिए तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, कार्बन कितना होता है 12 और 6 72, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, यानी 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस ऑक्सीजन 16 × 6 96। तो देखिए 72 और 12 कितना हो गया, 84 और 96 180 आया। मतलब ये कितना हो जाएगा, 180 ग्राम। 1 मोल ग्लूकोज का वेट कितना होगा, 180 ग्राम। और ये कितना है, 32 × 6 कितना आएगा, ये 192। ये 6 × ऑक्सीजन 16 और ये 2, तो ये कितना निकल के आएगा, 192 ग्राम। तो इसका मतलब ये है, ये आपको पता होगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आप देखें कि जब हमारे पास 1 मोल ग्लूकोज है, यानी 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए 192 ग्राम क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 180 ग्राम ग्लूकोज के लिए 192 ग्राम ऑक्सीजन का डिमांड है, ताकि ये पूरी तरह से इसको क्या कर पाए, डिकम्पोज कर पाए, कंप्लीटली डिकम्पोज कर पाए। अब लगाते हैं हम यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे,
180 ग्राम of C6H12O6 glucose requires 192 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल। तो अब यहां से पूछे कि 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, तो आप कहिएगा 192 डिवाइडेड बाई 180 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल यूनिटरी मेथड। अब वेस्ट वाटर में जो ऑक्सीजन है मेरा, उसका कंसंट्रेशन कितना है, 300 मिलीग्राम पर लीटर है ना। अब देखिए ये नंबर जो है यूनिटलेस हो चुका है, ऊपर ग्राम नीचे ग्राम कैंसिल आउट हो चुका है। अब मेरे पास क्या है, 300 मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, 192 अपॉन 180 इंटू 300 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। इसको सोल्व कर लें, कैंसिल आउट कर लें, ये वैल्यू कितना आता है, ये सोल्व कीजिएगा, मेरे ख्याल से 320 आता है। तो ये कितना आ जाएगा, 320 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इस तरह का जो सीवेज है मेरे पास, वेस्ट वाटर और सीवेज जो बोलिए, इस तरह का जो वेस्ट वाटर है, इस तरह का जो सीवेज है, जिसमें मेरा ऑर्गेनिक मैटर कौन सा है, ग्लूकोज, और उसका कंसंट्रेशन कितना है, 300 मिलीग्राम पर लीटर। इसको कंप्लीटली डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन हमको चाहिए होगा, वो कितना चाहिए होगा, 320 मिलीग्राम पर लीटर। और यही 320 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोई इसमें प्रैक्टिकल, कोई टाइट्रेशन, कोई इंडिकेटर का यूज, कोई केमिकल का यूज नहीं किए ना, हम लोग कॉपी पेन पे थ्योरेटिकली कंप्यूट करके निकाल दिए कि कितना ऑक्सीजन लगेगा विद द नोन फार्मूलाज एंड नोन कंसेप्ट। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं, और एग्जांपल देखना है, और एग्जांपल देख सकते हैं या आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपका फिर उसी तरह से मीथेन हो सकता है, या कोई और ऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, जिसका टाइप हमको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्गेनिक मैटर है, और उसका कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, या डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है, इसके अलावा कोई और भी हो सकता है। तो 320 ग्राम इसके लिए चाहिए, फिर अगर कोई दूसरा रहता उसके लिए निकालते, और फाइनली सबको क्या करते, ऐड कर देते। तो ये है थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने का तरीका। आप एक सीखिए, इससे आप आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इसको लिखिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। फोर्थ वन इज टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, TOC, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, TOC। ठीक है ना। जैसे क्या कर रहे थे कि पिछली बार हम लोग ऑक्सीजन के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे, अब की बार कार्बन के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है, ये चौथा होगा। हाँ ठीक है, लिखिए इसमें फटाफट। इट इज जस्ट अनदर वे, इट इज जस्ट अनदर वे टू एक्सप्रेस द ऑर्गेनिक मैटर, इट इज अ जस्ट अनदर वे। पहले ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट रहता था मेरे सीवेज में, मेरे वेस्ट वाटर में, उसको किसके टर्म में रिप्रेजेंट करते थे, ऑक्सीजन डिमांड, कि कितना ऑक्सीजन चाहिए उसके टर्म में बताते थे। अभी कार्बन के टर्म में बता रहे हैं। इट इज अ जस्ट अनदर वे टू एक्सप्रेस द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, इट इज द जस्ट अनदर वे टू एक्सप्रेस द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट, इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट, in terms of carbon content. Next point लिखिए, if type and concentration of organic matter, if type and concentration of organic matter present in the system is known, if type and concentration of organic matter present in the system is known, it can be found, मतलब total organic content carbon, total organic carbon, it can be found theoretically, it can be found theoretically, or else if it is not known, or else if it is not known, or else if it is not known, it can be computed by converting, it can be computed by converting the organic carbon, converting organic carbon into carbon dioxide, organic carbon into carbon dioxide, and then analyzing it, and then analyzing it
देन एनालाइजिंग इट बाय इंफ्रारेड रेज। देखिए, अगर मेरे पास टाइप एंड कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर पता है तब तो हम लोग थ्योरेटिकली फटाफट जैसे पिछली बार किए थे उस तरह से पता कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर टाइप ऑफ और कंसंट्रेशन नोन नहीं है, पता नहीं है, तो जो मेरा ऑर्गेनिक कार्बन है उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और फिर इंफ्रारेड एनालाइजेशन करते हैं, उसके थ्रू पता करते हैं। और इस मेथड, ये जो मेथड है ये इंडिया में पॉपुलर भी नहीं है और यूज भी नहीं किया जाता है, बाहर के देशों में लोग यूज करते हैं। तो चाहिए तो आप यहां लिख सकते हैं जो सेकेंड वाला बताए, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करके इंफ्रारेड एनालाइजेशन वाला लिख सकते हैं। दिस मेथड इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया ड्यू टू हाई कॉस्ट, खर्चीला बहुत है, ड्यू टू हाई कॉस्ट। अब देखिए ये क्या है, जैसे पिछली बार क्या था, क्या था C6H12O6, मेरे पास क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। और हमको पता है कि अगर 1 मोल ग्लूकोज है तो 1 मोल ग्लूकोज का वेट कितना होगा, 180 ग्राम, है या ना। 1 मोल ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू कितना है, 180 ग्राम, ठीक है। कैलकुलेट करके हम निकाल चुके हैं। अब देखिए इस 180 ग्राम ग्लूकोज में कार्बन कितना है, कार्बन कितना है, 6 कार्बन है, यानी 12 छक 72। तो 1 मोल ग्लूकोज में अमाउंट ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल ग्लूकोज, अमाउंट ऑफ कार्बन इन 1 मोल ग्लूकोज कितना हो जाएगा, 72 ग्राम, है या ना। अब हमको कंसंट्रेशन पता है, मान लीजिए लेट कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, पिछला ही वाला कंसंट्रेशन मान लेते हैं 300 मिलीग्राम पर लीटर। अब आपको पता करना है टीओसी, टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो फिर से वही कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, क्या लगाइएगा सर, यूनिटरी मेथड, कि 180 ग्राम ग्लूकोज में, 180 ग्राम ग्लूकोज में इन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 72 ग्राम ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो अगर आप लिखिए इन 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो आप लिखिएगा 72 अपॉन 180 ग्राम ऑफ, ग्राम तो कैंसिल आउट हो गया, ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट। अब आपको कितना कंसंट्रेशन पता है, कितना ग्राम में निकालना है, 300 ग्राम में। तो 300 ग्राम में कार्बन कितना हो जाएगा, 72 बाई 180 इंटू 300 कार्बन इज प्रेजेंट। और ये वैल्यू सोल्व कीजिए, कितना आता है, ये मेरे ख्याल से 120 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 और 300, 1 0 बचा हुआ है यहां पे, तो ये काट दीजिए सीधे, 120 हो गया, 120 मिलीग्राम पर लीटर। तो टीओसी कितना आ गया सर, आपका टोटल ऑर्गेनिक कार्बन इज 120 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये दूसरा तरीका है जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ऑर्गेनिक मैटर को एक्सप्रेस करते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको लिख लीजिए फटाफट, अगर नहीं लिखे हैं तो फिर स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।